वो अंधेरे की पगडंडियों पर चलकर जाती है और सबके लिए रोज एक नया सूरज ढूंढ के लाती है। वो वक्त के बेरंग गुलदस्ते में रोज खुशियों के महकते पल सजाती है। वो बेनाम जिंदगियों को रिश्तों का नाम देती है और घर संसार की खूबसूरत दुनिया बसाती है। जी हाँ दोस्तों, वो नारी होती है और ऐसी हर नारी भाग्यशाली होती है। वो नारी ही होती है जो एक जीवन को इस दुनिया में लाती है। वो नारी ही होती है जो अपने घर को, अपने परिवार को और अपने समाज को स्वर्ग सा सुंदर बनाती है और ऐसी हर नारी को प्रणाम है। आज एक ऐसे ही नारी से हम आपको इस मंच पर रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपना घर, अपना परिवार और अपना जीवन तो संवारा ही, साथ ही उन महिलाओं और उन बालिकाओं के जीवन को भी नई रोशनी दे रही हैं जिनको वाकई में इनकी ज़रूरत है। उन ज़रूरतमंद बालिकाओं और महिलाओं को जीवन को रोशनी दे रही हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए स्वागत करते हैं समाज सेवी और शिक्षाविद विभूति सिंह जी का। विभूति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धरती धौरारी में। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले मैं पूरी धरती धौरारी टीम का बहुत ही दिल से आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहती हूँ और प्रज्ञा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। विभूति जी, आज इस मंच पर आप आई हैं धरती धौरारी की, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और महसूस हो रहा है कि दूरदर्शन के माध्यम से, इस बहुत ही शानदार से प्रोग्राम के माध्यम से हम जो काम कर रहे हैं समाज के लिए या फिर जो कुछ भी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसको एक और प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक और रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज आप इस मंच पर आई हैं तो आपसे बहुत सारी बातें हम करेंगे। अगर आपकी हम पर्सनल थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि आप पूरे दिन बच्चों के साथ घिरी रहती हैं, लेकिन आपके खुद के अगर बचपन की बात हम करें तो कहाँ आपका बचपन बीता, कहाँ जन्मी है, कहाँ पली बड़ी है? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। मैं चिड़ावा में मेरा जन्म हुआ। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में चिड़ावा एक कस्बा है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और वहीं पे ही मैं पली बड़ी हूँ और वहीं पे ही मेरा जन्म हुआ है। जी, और पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही आपकी? मेरे घर में मेरे मम्मी हैं, पापा हैं और मेरे 2 भाई रहे हैं और मैं हमेशा से सबकी लाडली रही हूँ और हमेशा से माता पिता को एक टीम की तरह से काम करते हुए देखा है और उन्हीं से ही मेरी इंस्पिरेशन बनी है। उनको देखते देखते ही कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो हिम्मत और जज्बा है वो उनको देखकर ही आज इतना बड़ा हुआ है। जी, प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो कहाँ प्रारंभिक शिक्षा रही आपकी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा चिड़ावा में ही रही और मैं अगर अपनी सीनियर सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी एजुकेशन की बात करूं तो मैंने पिरामल गर्ल्स स्कूल बगड़ में ही पढ़ाई करी है। मेरी मम्मी ने 15 साल इस स्कूल में मम्मी अध्यापिका रही हैं और उनके साथ मुझे पढ़ना और घर में माँ और स्कूल में अध्यापिका, तो इस तरह से मेरा रहा है प्रारंभिक जी। तो जब आपकी मदर टीचर हुआ करती थी आपके स्कूल में तो आप उनको मम्मी बोलती थी कि टीचर जी बोलती थी, गुरु जी बोलते थे, और क्या डिफरेंस रहा आपका? नहीं, बिल्कुल ही अलग डिफरेंस रहता था क्योंकि वो स्कूल में मेरी मदर नहीं हुआ करती थी। वो स्कूल में एक पर्टिकुलर एक टिपिकल टीचर रहती थी और मुझे भी एक टिपिकल स्टूडेंट की तरह से ही उनसे बर्ताव करना पड़ता था, वरना घर आके बहुत डांट पड़ती थी कि होमवर्क पूरा नहीं किया, यहाँ पर तो डांट पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल बहुत मैंने डांट खाई है, अपनी मम्मी की पिटाई भी खाई है पढ़ाई को लेकर। जी, मुझे लगता है कि माता पिता हमारे अच्छे के लिए ही हमें डांटते हैं या मारते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जिस लेवल पे हमारे बच्चे उससे भी अच्छे बने। 7th क्लास में आपने एनसीसी ज्वाइन किया। 7th क्लास का बच्चा छोटा ही होता है। उस वक्त आपकी सोच थी कि मुझे एनसीसी ज्वाइन करना है। एनसीसी हमें अनुशासन सिखाता है, एक साथ रहने की, एक ग्रुप के साथ रहने की हमें शिक्षा देता है और समाज को भी समर्पित रहता है। क्या मन में विचार रहा, क्यों एनसीसी ज्वाइन किया 7th क्लास में? मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक्चुअली छोटी थी तो मैं एनसीसी से ज़्यादा कल्चरल प्रोग्राम में ज़्यादा एक्टिव रहती थी। मतलब 7th से ही नहीं, शायद मैं 1st स्टैंडर्ड से ही स्कूल में कोई भी डांस प्रोग्राम, घूमर, राजस्थानी सॉन्ग्स, गाने, इनमें मैं बहुत एक्टिव रहती थी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा ये सब तो खूब कर लिया है। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में आई, 7th में आई, तब मम्मी ने मुझे बोला था कि अगर स्कूल में ऑप्शन है एनसीसी का तो एनसीसी ज़रूर ज्वाइन करना। उस वक्त मुझे नहीं पता था, लेकिन शायद मेरी मदर को बहुत अच्छी बखूबी पता था और मेरी मदर अपने समय में एनसीसी की फीमेल सिंगल कोऑर्डिनेटर पूरी डिस्ट्रिक्ट की रही हुई हैं, तो शायद उनको इस चीज़ का नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा था। तो उनके ही कहने पर और उनके ही निर्देशन पर मैंने एनसीसी ज्वाइन किया
और ज्वाइन करने के बाद में मुझे भी लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा हुआ मैंने बहुत समय पे इसको ज्वाइन कर लिया और अपना जो भी मैंने सर्टिफिकेट तो कमाया ही कमाया एनसीसी ज्वाइन करने से, लेकिन और भी बहुत सारे लेसन्स जो मुझे सीखने को मिले जी। मुझे बहुत आज भी मुझे वो सब चीज़ें याद हैं जी। और आपने उसके बाद में एनएसएस में भी आपने पार्टिसिपेट किया, स्काउट गाइड में भी आप रहीं और जम्मू कश्मीर जाकर आपने राजस्थान को वहाँ रिप्रेजेंट किया। राजस्थान का जो फेमस डांस है घूमर वो आपने वहाँ किया और पुरस्कृत होकर आई, हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइए, कैसे सिलेक्शन हुआ, क्योंकि कैंप्स में जाने के लिए सिलेक्शन की भी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कैसे आपने क्लियर किया, फिर घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहा, ये पूरा बताइए। जो स्काउट गाइड रहा वो मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा हैपनिंग और सबसे ज़्यादा जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं कोई बहुत स्ट्रगलिंग काम कर रही हूँ या फिर मुझे बहुत जोर आ रहा है किसी काम को करने में। मैंने बहुत मज़े में अपनी 5 साल की स्काउट गाइड कंप्लीट करी जी। और जब मैंने पहली बार इसे ऑप्ट किया था तब मैं 9th में थी जी। तो 9th से लेकर 12th तक ये पूरी जर्नी रही और 9th के बाद में जब 10th आया, जब 1 साल पूरा हुआ तो हमें बहुत सारे कैंप्स में जाना पड़ता था, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बर्फ़ पड़ रही हो, चाहे बाढ़ आ रही हो, बट हमें कैंप्स में जाना हर 2 से 3 महीने के गैप में ज़रूरी होता था। और हम 10-10 दिन ऐसे तंबू गाड़ के मिट्टी में, रेत में, जंगल में, किसी भी सूनी जगह पर कैंप्स में रहते थे। तो सच बताऊं तो ये बहुत लर्निंग वाला समय रहा मेरे लिए। मुझे रहना आया, मुझे विपरीत परिस्थितियों में भी, हाँ, विपरीत परिस्थितियों में भी रहना आया, जो कि उस वक्त तो स्ट्रगलिंग लग रही थी, लेकिन आज जब भी कोई कठिन परिस्थिति सामने आती है तो मैं तैयार रहती हूँ। तो ये सब उन्हीं का ही परिणाम है। रही बात जमूरी की, तो जब मैं 10th में थी तो मैं अगेन अपनी मम्मी का ही इसमें श्रेय देना चाहूँगी कि मेरे को तो फिर भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तूने फॉर्म भरा कि नहीं जमूरी के लिए। मैंने बोला मम्मी कौन जाएगा इतनी दूर, और उस वक्त मेरे 10th के बोर्ड थे जी। तो मैं उसको देखते हुए हिचकिचा रही थी, लेकिन मम्मी ने इंस्पायर करा मुझे, बोले कि अगर कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो तो बिल्कुल करना। तो फिर मुझे हिम्मत आई, तो मैंने अपना जमूरी के लिए फॉर्म भरा, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करी और मम्मी की गाइडेंस से मैंने जमूरी के लिए मैं मेंटली खुद को मैंने प्रिपेयर करा कि हाँ। तो जो 10 दिन के लिए हम जम्मू कश्मीर गए और हमने वहाँ के लोगों में अब राजस्थान की संस्कृति को रिप्रेजेंट किया। वहाँ पे भारत के अलग अलग संस्कृति से लोग आए हुए थे, अलग अलग संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए जगहों से लोग आए हुए थे। तो ये मेरा बहुत ही गर्व वाला पल रहा कि मैंने राजस्थान की संस्कृति को रिप्रेजेंट करा, घूमर डांस करा, वहाँ कालबेलिया डांस करा और वहाँ से भी हमने पुरस्कार प्राप्त किया। बहुत बढ़िया। और आपने अपनी माता जी का जिक्र किया है कि हर जगह माइलस्टोन की तरह रही, और शायद इसलिए कहते हैं कि हर जगह ईश्वर नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर ने माँ को बनाया है हमारे लिए। और यहाँ पर एक बात मैं पूछना चाहूँगी, चाहे एनसीसी हो, चाहे एनएसएस हो, चाहे स्काउट गाइड हो, हम किसी भी जगह रहे, ये हमें अनुशासन सिखाता है, समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की प्रेरित करता है। क्या यही वो प्रेरणा रही कि आपने एनजीओ बनाया, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करने की सोची? क्या यही वो सोच रही? मैं एक बात बताना चाहूँगी, जब मैंने एनसीसी सीखा या फिर स्काउट गाइड में रही, उस वक्त मेरे जीवन में ये नहीं था कि मैं क्या करूँगी, एनजीओ बनाऊँगी या क्या। हाँ, शायद मेरे पेरेंट्स के, मेरी स्पेशली मेरी मदर की सोच ये थी कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूँ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। किसी भी काम को करने से पहले अगर हम बेहतर इंसान बनेंगे या बेहतर तरह से सोच पाएंगे तो चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी काम हो, हम उसे बखूबी कर पाएंगे। तो ये एनसीसी वाला पार्ट, स्काउट गाइड वाला पार्ट और एनएसएस वाले पार्ट जो रहे हैं जीवन में मेरे, इन्होंने मुझे इंस्पायर करा है, मुझे विपरीत परिस्थितियों में रहना सिखाया है, मुझे टफेस्ट कंपटीशन मैंने खुद को दिया है इसमें, और एक कंपटीशन वाली भावना, समाज के प्रति कुछ करने की भावना, क्योंकि स्काउट गाइड में बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है। बाढ़ में कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, भगदड़ से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, तो टीम वर्क करना सीखा मैंने वहाँ पर। तो उस टीम वर्क के करने से, वो सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं जीवन में विश्लेषण होता गया और अपनी सोच को मैं और ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाई और मुझे एक रास्ता मिलता गया कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मैं खुद इसका डिसीजन ले पाऊँ। तो अनुशासन के साथ साथ डिसीजन मेकिंग, हमें ये चीज़ें
मुझे ये चीज़ें स्पेशली समझा पाई हैं। जी, अपने एनजीओ के बारे में बताइए कि क्या वर्क करते हैं आप समाज सेवा के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जो वाकई में ज़रूरतमंद है, जिनको वाकई में इनकी ज़रूरत है, जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, बताएं। बिल्कुल, मेरे एनजीओ का जो नाम है उसका नाम एकादशी फाउंडेशन है जी, जो कि वसुधैव कुटुंबकम, समस्त संसार हमारा परिवार है। इस थीम पर हमारा एनजीओ काम कर रहा है और 100 से भी ज़्यादा वॉलंटियर पूरे जयपुर में इस वक्त प्रेजेंट हैं हमारे एनजीओ से, और 50 से भी ज़्यादा संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं इस एनजीओ के माध्यम से। और मैं इस एनजीओ को लीड कर रही हूँ, ये मेरा गौरवान्वित करने वाला एक हमेशा हर वक्त ये पल रहता है और एक सुकून रहता है मन में जी। तो इस एनजीओ के माध्यम से हम उन महिलाओं तक पहुँचते हैं जिनके लिए कोई रास्ते खुलते नहीं है, या फिर वे खोल नहीं पाती, या फिर वे सक्षम नहीं हो पाती उन चीज़ों के। देखिए, हर नारी में एक ताकत होती है, बिल्कुल, हर नारी में कुछ करने की चाहत भी होती है, चाहे अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने समाज के लिए। उस चाहत को उजागर करना, उन्हें सक्षम बनाना, यही मैं अपना सबसे बड़ा काम समझती हूँ इस एनजीओ के माध्यम से। वो जो बच्चे हैं जो हमारे देश का भविष्य है, उन बच्चों को मेरे ख्याल से एक रोटी की जितनी ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक शिक्षित बच्चा एक शिक्षित युवा बनता है, शिक्षित देश का एक बहुत ही जिम्मेदार प्राणी बनता है, तो वो हमारे देश को भी एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है। इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी। बिल्कुल। तो मैंने देखा है बहुत सारे संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं शुरुआत में मैं भी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी थी, बहुत सारे संस्थाओं के लिए काम भी करा है और मिलकर जुलकर काम करा है। तो मैंने देखा है कि खाने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, और बिल्कुल है भी। खाना हमें अन्नपूर्णा कहा जाता है खाने को, और वो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। लेकिन बच्चे के लिए और महिलाओं के लिए सिर्फ खाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ राशन ज़रूरी नहीं है। एक महिला की आपूर्ति कर सकता है, एक राशन एक महीने की उसके परिवार की आपूर्ति कर सकता है, लेकिन उसका भविष्य नहीं बना सकता। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें राशन देना या उन्हें सामान बांटना उन्हें बैसाखी देने जितना बराबर है। तो क्यों ना हम उन्हें शिक्षा का उपहार दे जो आजीवन बिल्कुल उनके साथ रहे। ये आपकी बहुत ही अच्छी सोच है। आपने बच्चों की बात की है अभी कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, तो उन्हें शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शिक्षित होंगे तो रोज़गार वो अपने आप पा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन किस तरह करते हैं? और यकीनन बच्चे हैं तो ज़िद भी करते होंगे, उन बच्चों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करते हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एनजीओ में जो बच्चे आते हैं जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी हमारे जो एनजीओ के सेंटर हैं वो अलग अलग कच्ची बस्तियों में खुले हुए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हमने कच्ची बस्तियों में इसलिए हमारे सेंटर खोले हैं ताकि उन बच्चों को ट्रैवल करके या पैदल चल के कहीं और जाना ना पड़े, वह वहीं के वहीं पढ़ाई कर सके। और उन महिलाओं के साथ भी जो परिस्थितियां होती है, जैसे कि बच्चों को संभालना, घर को संभालना, तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता या उनके पास इतना खर्चा नहीं होता कि वो ऑटो में बैठकर या पैदल चलकर धूप में सर्दी में आ सके। तो इसीलिए हमने स्लम्स में सेंटर खोले हैं। तो इसका चयन प्रक्रिया जो होती है, इसमें हम सबसे पहले घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर सर्वे करते हैं स्लम्स में, देखते हैं बच्चे की पारिवारिक स्थिति कैसी है, एक महिला का परिवार किस तरह का है, उनके माँ बाप से बात करते हैं, उनके हस्बैंड से बात करते हैं, उनके परिवार के लोगों से राय पूछते हैं हम कि वे अपने जीवन में क्या चाहते हैं, वे अपनी बहू के लिए क्या करना चाहते हैं, या वे अपने बेटी के लिए क्या सोचते हैं। अगर घर में विकलांग बच्चा है तो क्या सोचा है, उसका आगे का फ्यूचर क्या है। घर में अगर ऐसी बच्ची है जो 12 साल की है लेकिन स्कूल नहीं गई है, तो अब उनका कुछ प्लान है कि नहीं, तो वो कुछ अगर करना चाहेंगे तो और हम उनकी मदद करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और अगर वो बिल्कुल ही जीरो उनकी परिस्थिति रहेगी, मतलब उनकी कोई मानसिक लेवल उन्होंने सेट नहीं करा अभी तक बच्चों का, तो फिर हमें उन तरह के पेरेंट्स की, उन तरह के गार्जियंस की जीरो लेवल से काउंसलिंग करनी पड़ती है। उन्हें समझाना पड़ता है, उन्हें एक सपना दिखाना पड़ता है, उन्हें एक सोच बतानी पड़ती है कि आप अपनी बच्ची को घर मत बिठाइए या अपने बच्चे को इस तरह से उसका समय व्यर्थ ना कीजिए। तो उनको इंस्पायर करके उनकी काउंसलिंग करने के बाद ही हम उन बच्चों को अपने सेंटर्स पर
लेकर आ पाते हैं। जी, आपने बताया कि डोर टू डोर जाकर आप सर्वे करती हैं, कच्ची बस्तियों में जाती हैं। यहाँ जब आप बता रहे थे तो पूरी पिक्चर मेरे दिमाग में चल रही थी। यहाँ एक बात मैं पूछना चाहूँगी कि जब पहली बार आप उन स्लम एरियाज़ में गई, उन कच्ची बस्तियों में गई, कैसा वहाँ का माहौल था और कैसी मन में भावनाएं रहीं फिर? मैं बताना चाहूँगी कि मेरा सबसे पहला जो एक इंसिडेंट रहा मेरी लाइफ का, जो मुझे बहुत ज़्यादा टच करता है, वो ये था कि एक्चुअली महिला दिवस का समय चल रहा था और हमने पूरा एक हफ्ता महिला दिवस सेलिब्रेट करने का सोचा था। तो सब लोग अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमने कुछ अलग सोचा था। हमने सोचा था क्यों ना स्लम्स जाया जाए और एक अचानक से विजिट करी जाए, लोगों के घर जाकर उन्हें एक तो निःशुल्क सैनिटरी पैड दिया जाए। और हम जवाहर नगर बस्ती में गए और वो उस बस्ती का एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे कचरा बीनने वाली लड़कियाँ या फिर कचरा बीनने वाला परिवार रहता है, जो कि कम से कम 100 से ज़्यादा या 200 से ज़्यादा परिवार एक साथ वहाँ रहते हैं जी। तो उन परिवारों में जब हम गए तो हमने उनको जानकारी दी सैनिटरी पैड के बारे में। तो उनके जीवन में वो पहला दिन था जब उन्होंने सैनिटरी पैड को छुआ था। तो ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो वैसा पार्ट रहा, इमोशनल पार्ट भी रहा। और उन लड़कियों में से उस एक परिवार में 5 लड़कियां थी और पांचों की पांचों 16 साल से या 15 साल से बड़ी थी, पर किसी को भी सैनिटरी पैड के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। हमने जब उनसे बात करी तो उन्हें समझाया, उन्हें इंस्पायर करा, तो आप विश्वास नहीं करेंगी, उनके भाई लोग अचानक से आए कहीं से सुन करके और उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया कि ये सब गलत बातें मत सिखाओ हमारी बच्चियों को, हमारी लड़कियों को, और उनको धमका करके चलो यहाँ से, ये गलत चीज़ें हैं, इतना दिमाग मत लगाओ, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है ये, इस तरह से। तो हमने उन्हें फिर समझाया, हमने उन्हें समझाया और समझा के उन्हें सैनिटरी पैड भी बांटे और आज भी हम उन्हें हर महीने, उस बात को 2 साल हो गए हैं और वो रेगुलर उन्हें सैनिटरी पैड मिल रहे हैं। लेकिन चैलेंजिंग ये रहा कि मानसिकता बहुत खराब है और बच्चियां जो हैं, बालिकाएं जो हैं, वो खुद इतनी अनअवेयर हैं कि उनके लिए अपने सैनिटरी पैड के 20 रुपए या 30 रुपए या 40 रुपए इकट्ठा करना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी मशक्कत है। क्योंकि सबसे ज़रूरी है शिक्षा, और मासिक धर्म हो या मेंस्ट्रुएशन हो, ये तो एक प्राकृतिक चीज़ होती है, प्राकृतिक क्रिया होती है। इसके लिए हम जब बहुत अच्छा काम जो आप ये कर रही हैं, सैनिटरी पैड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, उनके बारे में शिक्षा दे रही हैं, क्योंकि एक महिला को स्वस्थ रहने के लिए हाइजीनिक रहना बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है। और ये आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि बालिकाओं को, महिलाओं को इस विषय में जानकारी दे रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जानकारी का अभाव के कारण ही सारी बीमारियां होती हैं, सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप उन महिलाओं को शिक्षित तो कर ही रही हैं, साथ में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर शिक्षा और पार्लर्स का कोर्स भी करवा रही हैं, ताकि वो इन चीज़ों को सीखे और खुद अपना घर का लालन पालन भी कर सके। इस बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए, महिलाओं को और बालिकाओं को शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए, जो कि उनका अधिकार भी है, बिल्कुल, लेकिन अनअवेयर होने के कारण वह ये सब नहीं कर पाती हैं। तो हमारा सबसे बड़ा तो उद्देश्य है कि एक तो अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों तक, महिलाओं तक घर घर में पहुँचे, क्योंकि सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन वही कहते हैं ना, अगर व्यक्ति का दिमाग सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान में ही सीमित रह जाएगा तो वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो उनके कान में जाकर, उनके घर घर जाकर हम वो अवेयरनेस फैला रहे हैं। अब अगर सैनिटरी नैपकिन एक स्वास्थ्य संबंधी चीज़ है कि ऑब्वियसली एक महिला का स्वास्थ्य तो अच्छा होना ही चाहिए, स्वच्छ वो रहनी चाहिए, ताकि उसे प्रेगनेंसी में दिक्कत ना हो, उसको रिप्रोडक्शन हेल्थ में दिक्कत ना हो। लेकिन साथ साथ में उसको कमाने के लिए, उसके रोज़गार की पृष्ठभूमि को देखते हुए हमने उन बच्चियों के लिए, उन बालिकाओं के लिए जो अब 15-16 साल की हो गई हैं, जिनके लिए पढ़ना शायद अब मुश्किल है, 0 से शुरू करना, तो उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए हमने इस तरह के प्रशिक्षण कोर्स चलाए हैं। ब्यूटी पार्लर, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर कोर्स और सिलाई मशीन के कोर्स, ताकि जो भी उनको सहूलियत लगे, जो भी वे आसानी से सीख पाए, वे अपने आप को उसमें इनरोल करें, वो सीखें और अपने घर में ही काम करना शुरू करें सबसे पहले। और अगर उन्हें ज़रूरत है अगर इंटर्नशिप की, तो हम उन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से या फिर पार्लर से, सैलून से उन्हें प्रॉपर इंटर्नशिप दिलाकर उन्हें इस काबिल भी बनाते हैं कि वे प्रोफेशनल लेवल पर भी अपनी नौकरी कर पाए। तो ये सारा काम इस वक्त जयपुर में अलग अलग स्लम्स के सेंटर्स में चल रहा है और जवाहर नगर और झलाना में विशेष रूप से चल रहा है।
और अब तक इस मुहिम से 670 महिलाओं से भी ज़्यादा बालिकाएं और महिलाएं जुड़ चुकी हैं और उन सबको बेनिफिट अब तक मिल चुका है। जी, मैं यही आपसे जानना चाह रही थी, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने आपके द्वारा प्रशिक्षण लिया, आपकी टीम के द्वारा प्रशिक्षण लिया और आज आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार का लालन पालन भी कर रही हैं? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया कि 570 ऐसी महिलाएं हैं और इसके अलावा उसमें से 50% ऐसी महिलाएं हैं जो अभी ये काम कर रही हैं, जिसमें से कुछ 10 से 20% ऐसी महिलाएं भी हैं जो अब नहीं कर पा रही हैं, जिन्होंने किसी कारणवश वो शिफ्ट हो गई हैं कहीं, या फिर उन्होंने जयपुर छोड़ दिया है या गांव या बस्ती छोड़ दी है, तो वो अब ये काम नहीं कर पा रही हैं। लेकिन हमारे पास इस वक्त 30% ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे काम को सीख कर अपने प्रोफेशनल लेवल पर या फिर रोजगार रेगुलर रूप से कमा रही है। चाहे उसने घर पे अपना पार्लर खोला हो, चाहे घर पे सिलाई मशीन चलाई हो उसने, चाहे वो ब्लाउज सिल रही हो, चाहे वो साड़ी के फॉल लगा रही हो, इस तरह से वो महीने का 10 से 15 हज़ार इस वक्त कमा रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि एक महिला जब आत्मनिर्भर बनती है तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश करती है और उन्हें अच्छा करने की प्रेरणा देती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से ही सीखते हैं। तो ये आप एक बहुत अच्छी मुहिम चला रही हैं। लेकिन कहते हैं कि जहाँ कुछ आशाएं होती हैं वहाँ कुछ निराशाएं भी होती हैं। जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसी कोई बात हो जाती है कि आप परेशान भी हो जाती हैं या नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ता है। जब आप उन स्लम एरियाज़ में जाती हैं तो हर बार ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छा ही सुनने को मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हमें बुराई सुनने को मिलती है या हमें बहुत कटु शब्द भी सुनने को मिलते हैं। कुछ ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ? वैसे तो मेरे जीवन का एक फंडा है, मैं गलत चीज़ें सुनती नहीं हूँ मैं सिर्फ अच्छा ही सुनती हूँ और गलत चीज़ों को इग्नोर करती हूँ, क्योंकि फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर गलत को मन से लगा के बैठ जाएं तो इसलिए मैं गलत चीज़ों को सिर्फ इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर वो गलत चीज़ें भी कहीं से आ रही है तो उसका भी कारण बहुत बड़ी अनअवेयरनेस है। बिल्कुल। उनको अगर जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि घर में बुजुर्ग दादी है तो वो अपने लड़के को तो पढ़ने भेज देगी NGO में, लेकिन अपनी लड़की को नहीं भेजेगी। कौन इसको लेकर आएगा, कौन इसको छोड़ कर आएगा। या फिर कई बार हमारे साथ में ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे घर में 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, आपको चारों को एडमिशन कराना पड़ेगा तो ही हम आपके NGO में आने देंगे, वरना हम नहीं आने देंगे। जबकि लड़के ऑलरेडी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं या फिर किसी आसपास की एटलीस्ट सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन लड़कियों को नहीं भेजेंगे। कई बार घर की महिलाएं ही, बुजुर्ग महिलाएं ही ऐसे होती हैं जो अपनी बहू का साथ नहीं देना चाहती या फिर अपनी बहू को बाहर नहीं निकालना चाहती या फिर नहीं चाहती कि वह पढ़े लिखे या कुछ सीखे, कोई प्रशिक्षण सीखे, अपने पैरों पे कमाए। तो ये जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है ये बहुत मुश्किल करती है। उसमें दूसरी सबसे बड़ी बात, कई बार ऐसा होता है हम एक बालिका को या एक महिला को काबिल बना रहे होते हैं, वो कुछ सीख रही होती है, वो अपना 3, 4, 6 महीने का कोर्स पूरा ही कर रही होती है, उसकी शादी हो जाती है या फिर उसके घर वाले उसको फोर्स करते हैं कि वो शादी कर ले। तो इस तरह की समस्याओं में हमारा काम ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि उस बच्ची के साथ साथ उसके परिवार को भी हमें बांध के रखना पड़ता है कि वो भी हमसे जुड़े रहें, क्योंकि वो नहीं जुड़े रहेंगे तो वो बालिका को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बच्ची को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो वो अपना कोर्स पूरा नहीं कर। जब ऐसी मुश्किल परिस्थितियां आपके सामने आती हैं तो यकीनन बहुत गुस्सा भी कई बार आता होगा, हमें नेगेटिविटीज़ भी घेर लेती हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करती हैं? बिल्कुल, नेगेटिविटी आती है। कई बार ऐसे लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है, बच्चों को फिक्र नहीं है या फिर लोग बाग अवेयर नहीं है, क्यों नहीं है। लेकिन क्या है ना, मैं ये मानती हूँ कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए। अगर इस काम से 10 लोग भी बेनिफिट अगर मिल रहा है, मान लो अगर 10 लोग बेनिफिट नहीं ले पाए और 10 लोग ले पाए हैं, तो उस बच्ची के मन में ये नहीं होगा कि मैं बेनिफिट नहीं ले पाई, वो उसके मन में ये ज़रूर होगा कि वो फ्यूचर में कैसे उठा सके फ़ायदा, या फिर फ्यूचर में किस तरह से हमसे वापस जुड़ सके, या फिर अगर वो नहीं भी जुड़ पाएगी तो वो दूसरों को ज़रूर प्रेरित करेगी कि मैं ये काम नहीं कर पाई पर तुम ये काम ज़रूर करना। इन सब चीज़ों से हम बाहर निकलने के लिए हम लोग अब हमने प्लान करा है, पिछले 1.5 साल से ये चीज़ चल रही है। हम बस्तियों में जाते हैं, हफ्ते में 1 दिन चुनते हैं, शनिवार या बुधवार, वहाँ पर नुक्कड़ नाटक दिखाते हैं, जैसे कि दहेज प्रथा पर, हम बालिका शिक्षा पर, बच्चों के और दूसरी समस्याओं पर, रिप्रोडक्शन हेल्थ पर, अलग अलग जगहों पे नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करवाते हैं ताकि एक वो लोग भी हमेशा मोटिवेटेड रहें,
वो लोग भी मोटिवेटेड रहें कि हाँ उनको बार बार काउंसलिंग तो चलो हम दे ही रहे हैं, लेकिन वो अगर अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे तो हमारे लिए वो काम आसान हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी जटिल विषय को हम नाटक के माध्यम से समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अच्छा विभूति जी, जब मैं कभी परेशान होती हूँ ना, मैं म्यूज़िक थेरेपी लेती हूँ, मैं गाना गाती हूँ या अच्छा सा कुछ गाना सुन लेती हूँ तो टेंशन रिलीज़ हो जाती है। और मुझे कहीं से पता चला कि आप भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो एक अच्छा सा गाना हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे यहाँ पर। बिल्कुल, मैं बचपन से ही गाने का बहुत शौक रहा है, पर मैं एक अच्छी बाथरूम सिंगर हूँ। मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, पता नहीं आपने कहाँ से सुना है, लेकिन हाँ बहुत बार स्कूल में या कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने पार्टिसिपेट करा है, और कई बार पुरस्कार मिला भी है, कई बार नहीं भी मिला है, तो इस तरह की स्थिति हमेशा से रही है। जी, तो कोई खूबसूरत सा गाना अगर आज सुनाना चाहे तो? बिल्कुल, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि मैं गज़ल भी सुनती हूँ, तो मैं आज मैंने एक गज़ल आज सुबह से ही मेरे दिमाग में है, तो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी आपको। अखियाँ 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 यार दे गेड़े आई टप टप गलियां, दसदी फिरा मैं तैनू मल मल अखियां, माही मैं तैनू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइया अखियां, हो तेरे नाल क्यों लाइया अखियां, तेरे नाल क्यों लाइया अखियां, ओ बेपरवाह मैं तेरे इश्क च बंधिया, एक तेरा मुखड़ा दिसे बाकी ते मैं अंधिया, माही मैं तैनू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइया अखियां, तेरे नाल क्यों लाइया अखियां, तेरे नाल क्यों लाइया अखियां। देखिए, मैंने कहा था ना बहुत अच्छा गाती है, और वाकई में आप बहुत अच्छा गाती है, और उतनी ही खूबसूरत आपकी आंखें भी हैं। अँखियों पे आपने जो गज़ल गाई है, वाकई में आपकी आंखें भी बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, आप महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी देती हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि एक बालिका को आत्मरक्षा सीखनी आनी ही चाहिए, ताकि विपरीत परिस्थितियों में वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके, उसे किसी की ज़रूरत ना पड़े। इस बारे में बताइए। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल क्या हो रहा है ना, जैसे कि हम देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण बहुत आगे बढ़ रहा है, कॉलेज में भी लड़कियां पढ़ रही है, स्कूल में भी लड़कियां पढ़ रही है, महिलाओं को सशक्तिकरण करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों को भी सशक्तिकरण की जो ज़रूरत है उसको अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और महिला अनअवेयर ही रहेगी या फिर उसके पास ताकत नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं हमें बार बार सशक्तिकरण की ज़रूरत पड़ती रहेगी। आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, स्पेशली कॉलेज में पढ़ रही है, स्कूल में पढ़ रही है, मेरिट में लड़कियां आ रही हैं, सबसे ज़्यादा एजुकेशन में लड़कियां आगे हैं, सबसे ज़्यादा ग्रेजुएशन लड़कियां कर रही हैं। लेकिन माहौल ख़राब होने की वजह से, जैसे स्लम्स का माहौल है, या फिर सड़क पे अगर लड़की पढ़ने जा रही है, अकेली घर से निकल रही है, उसे कोई छेड़ रहा है, तो हमारे साथ क्या है ना, शुरू से लड़कियों को चुप रहना सिखाया है, तो लड़कियां चुप 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 रहकर वो डीमोटिवेशन के जोन में चली जाती हैं। तो वो ना हो, उसको देखते हुए और महिलाओं की प्रगति भी हमेशा रहे, हमने आत्मरक्षा का अभियान शुरू करा है, जिसमें हम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से मिलकर हम महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कोर्स भी चलाते हैं, जिसमें कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाकर, सरकारी स्कूल्स में जाकर, वहाँ पर बाकायदा पूरे ट्रेनर के साथ वह सारे कोर्स हम उन्हें, वह सारे प्रशिक्षण हम उन्हें सिखाते हैं, ताकि हर एक महिला, हर एक बालिका इस लायक हो कि अगर उन्हें कोई छेड़ रहा है
तो वो अगर मारे या ना मारे उसे, लेकिन खुद को बचा जरूर खुद सके। को बचा सके, बिल्कुल। तो ये खुद को बचाने के लिए ये जो मुहिम है और ये बहुत कारगर भी साबित हो रही है, स्पेशली कॉलेज में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनके लिए बहुत कारगर साबित हो रही है, क्योंकि स्कूल से कई लड़कियां हैं जो गांव में रहती हैं, गांव से शहर में पढ़ने आ रही हैं, बस से ट्रैवल करती हैं, ऑटो से ट्रैवल करती है, फिर कई बार पैदल भी चलना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार समाज के ही लड़के या फिर जो गुमराह लड़के होते हैं वो उन लड़कियों को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, तो ये सब चीज़ें उनके लिए होता है। क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बचपन में, तो मैं खुद भी इंस्पायर हूँ इस चीज़ से। तो मुझे लगता है हर एक लड़की को बिल्कुल होना चाहिए। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। आप हमें देख लीजिए, आज इस मंच पर हम 2 महिलाएं ही बैठी हुई हैं, और शायद इसलिए कहते हैं कि नारी तू नारायणी। और जब हम कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं और उस काम के लिए हमें पुरस्कृत किया जाता है, तो हमें और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। आपको आज तक किन किन सम्मानों से नवाजा गया? देखिए, सम्मान हमेशा मैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही गर्व वाली मुझे महसूस होती है, क्योंकि मुझे अब तक जितने भी अवार्ड मिले हैं, टचवुड, मैंने कभी भी आगे से किसी के लिए नॉमिनेशन नहीं दिया। ये मैं अपने अवार्ड्स का सबसे प्यारा पार्ट मानती हूँ, क्योंकि जब भी अवार्ड्स नॉमिनेट होते हैं तो आपको नॉमिनेशन देते हैं या फिर आपको हमेशा मेरे काम को इस तरह से सराहा है संस्थाओं ने, सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं ने, कि आगे से काम को देखते हुए आगे से क्वेरी करी है कि ये काम किस तरह से हो रहा है और किस तरह से आप इस सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए सम्मान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो अभी तक जैसे कि हम राजस्थान की धरती पर हैं, तो महिला दिवस पे ही मुझे नारायणी सम्मान मिला है, और हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर मैम ममता भूपेश जी द्वारा ये सम्मान मिला। और इस नारायणी सम्मान में राजस्थान की कुछ चुनिंदा महिलाओं को, जो कि ज़मीनी स्तर पर बहुत उपयोगी कार्यक्रम चलाकर या प्रशिक्षण चलाकर या इस तरह की संस्थाएं जो अपने दम पर जो सारे काम कर रही हैं, उसमें हमें नॉमिनेट किया गया और नारायणी सम्मान से हमें सम्मानित करा गया। इसके अलावा अभी हाल ही में 2023 में महिला दिवस पर हमें राजस्थान सरकार द्वारा हमें जयपुर में टॉप 3 NGOs में सेलेक्ट किया गया। और मैं बताना चाहूँगी, मेरे NGO को अभी 4 से 5 साल हुए हैं जी। और हमारे साथ में जो टॉप 2 NGOs थी वो 20 से 25 साल पुरानी NGOs थे, और ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट, ये गौरव की बात रही। और यहाँ पर मैं आपसे बस चलते चलते ये जानना चाहूँगी कि भविष्य के लिए क्या योजनाएं बना रखी है? हाँ, अभी हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस है वो ये है कि हम लोग राजस्थान में हम 10 स्लम्स को टारगेट कर रहे हैं और 10 गांव को टारगेट कर रहे हैं, और वहाँ पर हम अलग अलग सेंटर्स बना रहे हैं, ताकि वहाँ की महिलाएं और बच्चे वहीं पे ही स्कूली शिक्षा ग्रहण कर सकें और वहीं पे ही प्रशिक्षण कोर्स कर सकें। और ये काम हम 1 मई से ही शुरू कर रहे हैं। वाह! तो हमें 10 सेंटर जयपुर में बनाने हैं, और इसके अलावा 10 सेंटर हमें पूरे राजस्थान में डेवलप करने हैं। तो इस चीज़ पर हमारी पूरी मुहिम है। इसके लिए हमें बहुत सारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हमारा सहयोग कर रही हैं, और जिस एरिया में वो संस्था है उस एरिया के पर्टिकुलर जो भी भामाशाह हैं या जो भी वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी हमारी इस कार्य में मदद और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। आपने शुरुआत की थी अकेले और अब कारवां बनता गया है, और ये हम कोशिश कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कारवां बहुत आगे जाए, आप बहुत अच्छा काम करें। और आज इस धरती धौरारी के मंच पर आप आई, बहुत सी आपने बातें की, बहुत सी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और पूरी धरती धौरारी टीम को मेरा बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और मैं बस आप सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि एक तो महिलाएं अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें जी, क्योंकि हम महिलाएं अपना घर गृहस्थी अपना काम भी संभालने में अपने आप को भूल जाती हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि सारी महिलाएं अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, स्पेशली अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ की आप बहुत ध्यान रखें। और जो भी सबसे एक छोटी सी अपील है, ज़रूरी नहीं है कि समाज की सेवा करने के लिए या अपनी धरती माँ की सेवा करने के लिए या अपनी देश की सेवा करने के लिए एक बड़ा NGO बनाया जाए या फिर सेना में भर्ती की जाए। आप अपने लेवल पर जो भी कुछ आपसे हो सकता है आप वो भी कर सकते हैं। आप एक पेड़ उगाकर, आप किसी भूखे को खिलाकर, आप किसी एक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी लेकर भी, आप एक महिला को प्रशिक्षित करके भी अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये जिम्मेदारी किसी NGO की, किसी पुलिस की या किसी सरकार की नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम
अपने देश को बेहतर बनाएं और एक बहुत ही विश्व में एक अनोखे लेवल पर हम अपने देश को लेकर जाएं। जी बिल्कुल विभूति जी, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा संदेश दिया। आप इस मंच पर आई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दर्शकों से विदा लेना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि धरती धौरारी का आज का अंक आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही किसी खूबसूरत सफ़र में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रज्ञा को। नमस्कार।